दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज आइए आप लोगों को सीटेट के या फिर और भी कोई भी टीईटी जैसे सुपर टेट हो गया या फिर रीट हो गया REET हो गया है या फिर और भी टेट का सभी टेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाती है, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूँ RTE राइट टू एजुकेशन RTE और आप लोग का NCF पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसी में रहेगा आप लोग का NCF 2005 वाला जो था, ठीक है, 2005 और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो न्यू वाला लागू हुआ है उसको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आइए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब कि राइट टू एजुकेशन जो होता है RTE जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिए पहले, इसके बाद में ब्रीफली बताऊंगा, मतलब कि डिटेल बताऊंगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या आखिर? इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराना होता है, ठीक है। मुफ्त मतलब कि फ्री का और अनिवार्य नेसेसरी होता है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इस RT के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित कराना होता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, डेट पूछ लिए जाते हैं। इस अधिनियम का आधार जो है, आधार क्या था? संविधान का 86वां संशोधन जो था, 86वां संशोधन, जिसके द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। कब? 2002 में। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आइए NCF के बारे में। NCF जो 2005 में जो लागू हुआ था, ठीक है। NCF 2005 की जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, देखिए, यह शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। इसके अंतर्गत पढ़ाई को स्कूल के बाहरी जीवन से क्या करना था? जोड़ना था। पढ़ाई को जो है उसको बाहरी मतलब कि स्कूल के बाहरी जो जीवन है उससे क्या करना था? जोड़ना था, ठीक है। और क्या था? जोड़ना, समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसके विकास का सर्वांगीण विकास करना था और स्कूल के बाहरी जीवन को उसके मतलब कि स्कूली जीवन से जोड़ना था और समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देना और फिर कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना था। ये तो बता दिए। यह बालकों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो पर बल देता है। क्या होता है? CCE जिसको बोलते हैं, ठीक है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना होता है। बच्चों को अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान करती है, अतः अध्यापकों को अधिगम प्रक्रिया में इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब कि जो अध्यापक हैं वो जो जैसे क्षेत्रीय इलाका है उसको मातृभाषा में, अपना जो वहाँ पे मातृभाषा है, जैसे मान के चलिए कि बिहार है या फिर यूपी है तो यहाँ पे हिंदी जैसे चलता है, मान के चलिए कि कोई बंगाल में है तो बंगाली वहाँ का जो मातृभाषा हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा, वो आप लोग का बंगाली हो जाएगा। तो उस तरह से वो उस भाषा में अगर समझाएंगे बच्चों लोग को तो ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पर बल देता है ये, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अध्ययन अध्यापन के दौरान शिक्षक को बालकों में क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति, प्रश्न पूछने की इच्छा, पढ़ाई के प्रति अभिरुचि तथा वैश्य बहुआयामी गुणों के विकास पर बल देना चाहिए जो बालक के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो है इस दस्तावेज में 5 निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। NCF 2005 में जो है इसमें कितना निर्देश किया गया है? तो 5 जो है निर्देश शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन किया गया है? देखिए, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे 5 ठो कौन कौन से दस्तावेजों का सिद्धांत इसमें मतलब कि सिद्धांत निर्देशित सिद्धांत है। पहला आप लोग का ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। दूसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ठीक है। तीसरा है सुनिश्चित करना कि पढ़ाई क्या है, रटन प्रणाली पर आधारित न हो, मतलब कि रट्टूमल नहीं बनाना है वो सबको, ठीक है। चौथा में था कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अव्यवधान जो है विद्यार्थियों को तैयार करना, मतलब कि आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों पे। पांचवा था पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार हो कि बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराएं। और शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात क्या था, 1:30 में, मतलब कि एक शिक्षक जो है 30 विद्यार्थी, मतलब कहने का मतलब कि 30 विद्यार्थी पर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर का क्या होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो ये उचित नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनसीएफ 2005 बोलता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ लेंगे कि एनसीएफ में एफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। किनकी अध्यक्षता में, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने तैयार किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, मतलब कि लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि उसका जो प्रमुख सूत्र बोल सकते हैं क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना भार के, या फिर बिना भार के अधिगम बोल सकते हैं। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ जो था रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, तो उसी से लिया गया, ठीक है। इसका देखिए कंप्लीट फोकस ऑफ एनसीएफ किस पे था, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोड़ और दैनिक जीवन से जोड़ने का था, ठीक है। इसका फुल फोकस यही था कि दैनिक जीवन से जो भी जोड़कर पढ़ाया जाएगा वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब देखिए एनसीएफ 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या थे। एनसीएफ 2005 के ढांचे में स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये तो बता ही दिया आप लोग को अभी। पढ़ाई को रटन प्रणाली नहीं बनाना है, मुक्त करना है। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना हो। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा में जीवन में क्या एकीकृत करना, ठीक है। तो ये एनसीएफ 2005 से था, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि शिक्षक को कितना अनुपात में होना चाहिए, 1 शिक्षक और आप लोग का स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए 1:30 का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग का आरटी 2009 का था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो आप लोग देख लीजिए। आरटी 2009 ये क्या था, आरटी का इसमें सबसे बड़ी बात होती है इसका क्या डेट याद रखना, ठीक है। आरटी पहले क्या हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ था, ये ध्यान में रखिए कब पारित हुआ था, तो 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। आरटी लोकसभा में, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, ठीक है। अब आरटी को राष्ट्रपति मंजूरी कब दे दिया, 26 अगस्त 2009 को दिया गया, ठीक है। 4 अगस्त को क्या हुआ, लोकसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति मंजूरी दिया कितना, 26 अगस्त 2009 में। अब बात आती है कि राष्ट्रीय जो भी है मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये कब लागू किया गया, तो ये ध्यान में रखने योग्य है कि 1 अप्रैल 2010 को। पारित कब हुआ लोकसभा में, तो 4 अगस्त को और राज्यसभा में 20 जुलाई को। लेकिन यह लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। 8वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को क्या अनुत्तीर्ण मतलब फेल नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखा गया है आरटी के तहत। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो ये अनुच्छेद इसका किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 के
ए में या 21 के क में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 21 का ए में। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षा अनुपात जो है, ये छात्र नहीं बल्कि शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। यहाँ पे 30:1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 1:30 बोले इसका मतलब ये है कि 30 ठो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, और 1 ठो छात्र होना चाहिए। 30 छात्र पे एक शिक्षक मतलब कि क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे छात्र शिक्षक का अनुपात नहीं बल्कि शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए। सप्ताह में शिक्षक न्यूनतम कितना कार्य घंटा होना चाहिए शिक्षक का, तो 45 घंटा एक वीक में, मतलब कि 1 वीक जो होता है 1 वीक में आप लोग का 45 घंटा क्या करना चाहिए, उसका 45 आवर्स पढ़ाना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, ये आरटीई के द्वारा लागू किया गया है। और देखिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक घंटा, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस साल के 1 से 5वीं कक्षा के लिए कितना होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे, या फिर बोल देगा दिन में दे देगा तो 200 दिन होना चाहिए कम से कम। ये आप लोग का प्राइमरी स्कूल के लिए। लेकिन सेकेंडरी स्कूल जो होता है मतलब प्राइमरी मतलब 1 to 5 और वो 6 to 8 के लिए जो होता है, ठीक है, ये भी प्राथमिक स्तर होता है लेकिन ये उच्च प्राथमिक स्तर होता है। ठीक है, अपर प्राइमरी होता है 6 to 8। तो ये इसमें कम से कम 1000 घंटा होना चाहिए। ठीक है, 1000 घंटा और कितना दिन, 220 दिन कम से कम में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, तो 35:1। जैसे 6 to 8 वाले जो उच्च प्राथमिक जो हो गए, इसको में कितना, तो 35 छात्र पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अगर पूछ लिया जाए, ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे सीटेट वगैरह एग्जाम में जैसे देंगे तो ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी वाला पूछ रहा है, मतलब 1 to 5 वाला पूछ रहा है या फिर 6 to 8 वाला। तो ध्यान में रखिएगा कि 1 to 5 के लिए 30:1 जो हो जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात हो जाएगा, और उच्च प्राइमरी जो हो जाएगा, उच्च प्राथमिक जो जिसको बोलते हैं 6 to 8 वाला, इसको में हो जाएगा आप लोग का 35:1 का हो जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात, मतलब 35 छात्र पे एक शिक्षक होगा। प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे होंगे तो क्या होगा प्रावधान, 150 से जैसे ही अधिक बच्चे हुए तो इसका मतलब कि इसको में 5 ठो टीचर होगा, 5 ठो टीचर होंगे, और फिर 1 ठो जो हो जाएगा प्रधानाध्यापक हो जाएगा, हेड मास्टर हो जाएगा। ठीक है, HM हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर 150 से बच्चे जैसे ज़्यादा हुए तो 5 शिक्षक हो जाएंगे और एक प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक है, लेकिन वही आप लोग का उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, 6 to 8 वाले के लिए कम से कम 100 से अधिक बच्चे हो तब एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। 100 से अधिक बच्चे हो तब एक प्रधानाध्यापक। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो हो जाएगा वो आप लोग 1 to 5 वाला में कम से कम 150 होना चाहिए, तब एक शिक्षक मतलब कि 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रतिदिन कितना पढ़ाएगा, 1 to 5 तक, मतलब प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाएंगे। और उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 वाले की बात किया जाए तो 4.5 घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है। कौन होता है, अभिभावक होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 साल के बच्चे तक के लिए आप लोग को कितना, 21 का ए में आप लोग देख लिए। प्राइवेट स्कूल में आरक्षित सीटों का निर्धारण के लिए कितना % होना चाहिए, तो 25% किया गया है। ठीक है, ये था आप लोग का क्या, RTE 2009। ये ध्यान रखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का ए में होगा या 21 का क में होगा। अब आइए आप लोग को NEP 2020 के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री उस समय थे क्या, प्रकाश जावड़ेकर, और मानव संसाधन विकास जो मंत्री थे ये रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की घोषणा की। तो ये पूछ लेंगे कि किसने घोषणा की,
तो केंद्रीय सूचना मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल। ठीक है, इन्होंने घोषणा की NEP 2020 की। इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन, इसरो के जो प्रमुख थे उसमें हेड थे वो कौन थे? कस्तूरी रंगन थे, के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। किनके द्वारा मसौदा तैयार किया गया था? तो कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, इसरो के प्रमुख जो कस्तूरी रंगन, उनके नेतृत्व में विशेषज्ञों ने एक क्या किया? पैनल तैयार किया, पैनल द्वारा मसौदा तैयार किया। ठीक है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य व लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य व लक्ष्य ये है कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति क्या करना है? बनाना है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% कितना? 100% GR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य होना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 19 अगस्त 2020 को क्या कर दी? मंजूरी दे दी। किसकी अध्यक्षता में दे दी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कितना तारीख को? तो 29 अगस्त 2020 को क्या कर दी? मंजूरी दे दी। ठीक है। NEP 2020 पर GDP, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उस पर 6% खर्च किया जाएगा, जो अभी 4.43% था। अब 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा में होगी, मतलब कि अपने ही क्षेत्रीय इलाका जो भी मातृभाषा रहेगा, जैसे बंगाली तो बंगाली, उर्दू जहाँ पे मतलब कि पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे उर्दू, जहाँ पे हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। ठीक है। किसी भाषा को क्या छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन के आता है क्वेश्चन कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा का गठन किया जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं HECI। ठीक है, HECI अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक छात्र क्या होंगे कि 6वीं कक्षा के बाद से इंटर्नशिप मतलब कि उसके लिए कराई जाएगी, एग्ज़ाम ली जाएगी वोकेशनल कोर्स के लिए। ठीक है। अब देखिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। इसमें अब जो छात्र 3 साल या 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर का मतलब कि 6 मंथ का जो होता है उसको सेमेस्टर बोलते हैं, कि पढ़ाई को बीच में छोड़ देता था, 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। बीच में इसलिए लागू किया गया कि इससे देश में ड्रॉप आउट जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब कि पढ़ाई छोड़ के बीच से भाग जाना। ठीक है। तो ये वो सब का क्या होगा? ड्रॉप आउट में रेशियो कम होगा। इसके लिए जो 1 साल पढ़ा है उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप लोग का मान के चलिए 2 साल पढ़ा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 से 4 साल करेगा तो डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई छात्र किसी कोर्स के बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, किसी कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो वह पहले कोर्स को एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और अगर चाहे तो इसे पूरा करके फिर वापस पहले वाले कोर्स को आगे पढ़ सकता है। अब देखिए NEP 2020 में 10+2 के फॉर्मेट को ख़त्म करके कितना फॉर्मेट कर दिया गया है? 5+3+3। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें, कि NEP 2020 में जो है 10+2 के फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया और क्या ला दिया गया आप लोग का 5+3+3+4 का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 5+3+3+4 को जैसे क्यों बोला गया? ठीक है, पहले तो 10 तक था, 1 से लेकर 10 तक गया, फिर 10+2 मतलब कि 12 में, जिसको इंटर बोलते हैं। अब क्या किया गया है सो देखिए यहाँ पे
तक, मतलब जो पहला जो 5 है इसको में 5 का ये है प्री स्कूलिंग और कक्षा 1 से 2 की पढ़ाई होगी। प्री स्कूलिंग होगा और कक्षा 1 से 2 की पढ़ाई होगी, जिसको में कितना ईयर से कितना ईयर तक के बच्चे होंगे, तो 3 से 8 साल तक के बीच के बच्चे कवर किए जाएंगे। ठीक है, 3 से 8 साल तक के बच्चे को कवर किए जाएंगे किसमें, 5 में। ठीक है, जिसको में आएंगे प्री स्कूलिंग और कक्षा 1 से 2 की पढ़ाई होगी। अब ये जो दूसरा जो 3 है, ये 3 है कक्षा 3, क्या है 3, 4 और 5 के लिए कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो बच्चे आएंगे 8 से 11 साल के बच्चे तक का मतलब कि पढ़ाए जाएंगे। फिर दूसरा जो 3 है इसको में आ जाएंगे आप लोग के कितना 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 पढ़ाए जाएंगे, जिसको में एज होगा 11 से 14 तक। ठीक है, 11 से 14 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे 6ठा, 7वां और 8वां में। और जो लास्ट में 4 आता है ये किसके लिए होता है, तो 9, 10, 11 और 12 कहते हैं। 11 और 12 मतलब कि 10 का मैट्रिक का जो एग्ज़ाम पड़ा उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ईयर इंटर में जो होता है उसको 11 बोलेंगे और इंटर लास्ट जो कर जाएगा 12 बोलेंगे। तो इसमें बच्चे जो होंगे 14 से 18 साल के बच्चे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहले था 10+2, अब इसका फॉर्मेट कर दिया गया 5+3+3+4 का। और ये सब याद रखिएगा कि 5 वाले में जो होंगे प्री स्कूलिंग और वो 1 से 2 तक की, और इसका जो 3 से 8 साल एज होंगे। तीसरे में ये 3 के लिए आपका 3, 4, 5 कक्षा के लिए कवर किए जाएंगे जो कि 8 से 11 साल का होगा। और ये सेकंड 3 के लिए क्या हो जाएगा 6, 7, 8 कवर किए जाएंगे और 11 से 14 ईयर तक के बच्चे को पढ़ाए जाएंगे इसको में। और 4 जो लास्ट हो जाएगा 9, 10 और 11, 12 मतलब 4 हो जाएंगे, इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सभी छात्र केवल 3, 5, तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा देंगे और 10वीं और 12वीं की बोर्ड पहले की तरह क्या होगा रहेगा। ठीक है, इनको नया स्वरूप दिया जाएगा। अब देखिए, संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी शिक्षा पर क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। अब देखिए, एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए क्या है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, ये जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NCEPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगा। सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों जैसे SEDG को शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक के लास्ट जो है क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT और SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के बीच संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों की मुख्य धारा से क्या किया जाएगा, जोड़कर वापस लाया जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 to 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। ठीक है, 6 to 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर क्या होगा, एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। NEP 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की जाएगी। उच्चतर शिक्षा में GER सकल नामांकन अनुपात को 26.3% को बढ़ाकर 2035 तक कितना करना है, 50% तक का उद्देश्य है उच्चतर शिक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आप लोग को RTE NCF 2005 और आप लोग का RTE 2005 और RTE NCF 2005 और NEP 2020 क्या था, NEP 2020 की। ठीक है, तो इन सबों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आई होंगी।
ठीक है। अगर समझ में आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।